हमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है। तो उसी से जुड़ी हुई पहली हमारी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इनके बारे में आरबीआई ने कहा है। और आरबीआई ने कहा है कि भाई ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक धीरे धीरे फेल होती जा रही है। और फेल होने का रीजन क्या है? तो आरबीआई ने बताया, एक तो इनका जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो एक तरीके से फेल हो रहा है। तो आरबीआई की रिपोर्ट ने बताया कि भाई धीरे धीरे ये बैंक फेल होती जा रही है, और फेल होने का मतलब है हमारी इकोनॉमी पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फेल होने के रीजन क्या क्या है? तो आरबीआई ने बताया, पहली बात, इनका गवर्नेंस सिस्टम सही नहीं है, सही से इनके डायरेक्टर काम नहीं करते। और दूसरा रीजन पॉलिटिकल प्रेशर, कई बार ऐसे लोगों को लोन दे दिया जाता है जो वापस ही नहीं करते। तो ये कुछ प्रॉब्लम है, और साथ में इनके पास रिसोर्स भी इतने सारे नहीं है कि ये सर्विलेंस कर सकें, या जिसको इन्होंने पैसा दिया है उसको सही से जांच कर सकें। वरना बैंक का पहला काम होता है कि सही से ये जांच करना कि जिसको आप पैसा दे रहे हो क्या वो रिटर्न कर पाएगा या नहीं, या उसकी सोसाइटी में इमेज कैसी है, उसके पास अर्निंग कैसी है, ये सारी बातें बोली गई। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होता क्या है, ये है क्या। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, क्योंकि पहले हमें पता तो हो कि भाई किसको रेगुलेट करने की बात की जा रही है। तो सबसे पहले यही वाली बात आती है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है क्या। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? ये ऐसे बैंक होते हैं जिन्हें रजिस्टर किया जा सकता है दो तरीके से। या तो ये एक किसी स्टेट में रजिस्टर हो सकते हैं, या मल्टी स्टेट में भी रजिस्टर हो सकते हैं। कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो सकता है एक से ज्यादा स्टेट में हो, मान लीजिए यूपी और बिहार दोनों साइड हो, और एक हो सकता है सिर्फ यूपी में हो। तो उस बेस पे इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो अगर ये किसी स्टेट के थ्रू रजिस्टर होती है तो इसे कहते हैं अंडर स्टेट एक्ट। इस एक्ट के थ्रू एक तरीके से रजिस्टर होती है। और अगर ये एक से ज्यादा स्टेटों में मल्टी स्टेट एक्ट के थ्रू रजिस्टर होती है, और जिसको कौन चलाता है? आरबीआई। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के नाम से ही पता चल रहा है ये कम जो बैंक होंगी कहाँ पे काम करती होंगी? शहर में। इनका मेन फोकस या सेंट्रलाइज जो सेंटर है वो शहरों के आसपास रहता है। तो वहीं पर ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एक तरीके से काम करती हैं। और इन्हें रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसकी है? रेगुलेशन इनका या इंडिया के ज्यादातर बैंकों का कौन करती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनको रेगुलेट करती है। इनको देखती रहती है क्या इनके यहाँ सारी चीजें अच्छे से चल रही है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है ये बैंक ज्यादा लॉस में जा रही है। क्योंकि बैंक का क्या होता है? डोमिनो इफेक्ट पड़ता है। डोमिनो इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे ताश की गड्डी होती है, अगर एक ताश आपने निकाला तो ताश की गड्डी खराब हो जाती है, या करो एक को देख के दूसरी सब गिरने लग जाती है। ऐसे ही जब बैंक फेल होती है तो बैंक फेल होने पे क्या होगा? एक तो जिन लोगों ने इसमें अपना पैसा रखा है वो उनको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो लोग इससे कर्ज लेना चाहते थे अपने बिजनेस के लिए उनको भी पैसा नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पर एक लार्ज इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए बैंकों की हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पहले तो जिन लोगों ने पैसा रखा है उनका पैसा वापस मिले, सेविंग। और दूसरा, जिन लोगों ने कर्ज लिया है वो लोग कर्ज वापस दे दें। क्योंकि अगर बैंक का ये चैन टूटा कि एक तो बैंक के पास पैसा आना चाहिए, क्योंकि बैंक के पास पैसा आएगा तभी वो लोन पे देगी, ये कौन करेगा? कोई सेविंग अकाउंट अपना खोलेगा। और दूसरा, बैंक उस पैसे को क्रेडिट करनी चाहिए, मतलब दूसरे को देनी चाहिए। जब किसी को मिलेगा तभी तो वो बैंक की इनकम जनरेट होगी, तभी उसके बाद ही वो बैंक को क्या दे पाएगा? इंटरेस्ट दे पाएगा, और यही बैंक का क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और आगे आरबीआई ने बोला कि अब हम धीरे धीरे इन बैंकों को चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो
ऐसी बैंक कौन सी होती है जिनके पास डिपॉजिट है या पैसा है लगभग 100 करोड़ के आसपास। तो जिन टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा टीयर 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इनके पास जो पैसा है वो 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़ के बीच में है। इन्हें हम कहते हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टीयर 2। टीयर 1 टीयर 2 ये आपने शहर के नाम भी सुने होंगे। फिर उसके बाद टीयर 3 में आरबीआई ने बोला है जिनके पास 1000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक पैसा है। और टीयर 4 में बोला है 10,000 करोड़ से ज्यादा जिनके पास पैसा है। अब इस कैटेगरी से फायदा क्या होगा? इस कैटेगरी से फायदा ये होगा कि आरबीआई को पता होगा कहां पर टीयर 4 की अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, कहां पर टीयर 1 की। और जैसे जैसे जिसके साथ पास ज्यादा पैसा है तो अगर वो फेल हुई तो उससे ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए आरबीआई क्या करेगी, जिसके पास ज्यादा पैसा है टीयर 4 उस पर रेगुलेशन थोड़ा ज्यादा करेगी। उसे बोलेगी कि हर किसी को पैसा मत दो, और अगर पैसा देना है तो इंटरेस्ट ठीक ठाक रखो जिससे आपकी इनकम जनरेट हो सके। और पॉलिटिकल प्रेशर से भी उन्हें बचाने की कोशिश की जाएगी। और साथ में ऐसा एक बोर्ड बनाया जाएगा कि जिसके थ्रू इसमें ट्रांसपेरेंसी हो और पैसे का लॉस बैंक को कम से कम हो। तो ये सारी चीजें आरबीआई ने करने की कोशिश की है। तो फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि भाई सॉल्यूशन क्या है। चैलेंज हमने देखा कि ठीक है भाई इनके पास गवर्नेंस सही से नहीं है, रिसोर्स सही से नहीं है, पॉलिटिकल प्रेशर है, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं? तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो जो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई इसका गवर्नेंस सही नहीं है। तो इसके लिए हमें ऐसे बोर्ड बनाने की जरूरत है या ऐसे समझदार लोगों को इस बैंक के बोर्ड में रखने की जरूरत है जो बैंकिंग के मामले में या फाइनेंस के मामले में एक्सपर्ट हो। तो बोर्ड में एक्सपर्ट लोगों को शामिल किया जाए, ये एक हमारे पास सॉल्यूशन हो सकता है। साथ में कोशिश की जाए कि इनके यहाँ एक ऐसी ऑनलाइन ऐप बना दी जाए जिसे ट्रैक किया जा सके कि किस अर्बन बैंक में कितना एनपीए चल रहा है। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब किसी बैंक का जो पैसा उसने उधार में दिया है, अगर वो 90 दिन के बीच में या 90 दिन से ज्यादा हो जाते हैं, कह सकते हैं 3 मंथ, अगर उसका इंटरेस्ट नहीं आता है तो उस पैसे को कहा जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब एसेट से कुछ फायदा नहीं हो रहा और एसेट परफॉर्म नहीं कर रही। लेकिन अगर एसेट से इंटरेस्ट आता है तो उसे क्या कहते हैं? परफॉर्मिंग एसेट। तो ये दो टर्म एक तरीके से बैंकिंग सिस्टम में चलती है। तो गवर्नमेंट को और साथ में बैंक को कोशिश करनी होती है कि एनपीए उसका कम से कम हो। नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर ज्यादा होगा तो बैंक फेल हो जाएगी, और परफॉर्मिंग एसेट जिस बैंक का ज्यादा होगा तो वो बैंक सक्सेसफुल होगी। इसी के थ्रू कहीं ना कहीं इंडिया की इकोनॉमी और हमारा टारगेट है कि भाई हम लोगों को स्टार्टअप इंडिया बनाना है, स्टैंड अप इंडिया बनाना है, मेक इन इंडिया बनाना है। लेकिन उसके लिए जो पैसा है वो बैंक से मिलता है। तो इसलिए जरूरी है कि बैंक की हालत सही हो, और साथ में हमें कोशिश करना है कि पॉलिटिकल प्रेशर इस पर कम हो, इनके अंदर थोड़ी सी इंडिपेंडेंस हो। ये नहीं कि कोई नेता ने कह दिया तो उसके बाद बैंक ने पैसा दे दिया, तो उसके बाद वही केस होगा जैसे नीरव मोदी का हुआ, विजय माल्या ने किया। ये सारी चीजें हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे अच्छे बिजनेसमैनों को पैसा नहीं मिलता और साथ में जो लोग यूथ लोग अपना स्टार्टअप खोलना चाहते हैं उनको भी लॉस होता है। तो ये सारी चीजें एक तरीके से इससे जुड़ी हुई है। और एक और प्रॉब्लम इनका इनका कॉमर्शियल और प्राइवेट बैंक के साथ कंपटीशन होता है, क्योंकि प्राइवेट बैंक आपको देखता है कि बहुत कम पैसे में पैसा उधार दे देती है। क्यों? क्योंकि वो रिस्क ज्यादा लेती है। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर ज्यादा रिस्क लेंगे और पैसा नहीं आएगा तो लॉस भी काफी ज्यादा होगा। अब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कैसे आएगा? सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली बात, क्या इसे आरबीआई रेगुलेट करती है या स्टेट गवर्नमेंट? तो पहली बात याद रखना, आरबीआई ही रेगुलेट करती है। दूसरा, क्या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एक ही स्टेट में हो सकती है या दो स्टेट में? किसी में भी हो सकती है। एक स्टेट में भी हो सकती है कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, कोई एक से ज्यादा स्टेटों में भी हो सकती है। उसके अलावा आरबीआई ने इनको किस ग्रुप में बांटा है? आरबीआई ने 4 कैटेगरी में इनको बांटा है। और बांटने का रीजन क्या है? पैसा। किसके पास कितना पैसा? 100 करोड़ तक जिस पे पैसा है वो टीयर 1, 100 से 1000 करोड़ के बीच जिस पे वो टीयर 2,
1000 से 10,000 टीयर 3 और उसके बाद 10,000 प्लस टीयर 4। ऐसे आरबीआई ने इनको बांटा हुआ है। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमने देखा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है। एक और चीज जो फाइनेंस से जुड़ी हुई न्यूज में है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और इसने इंडिया को अब तक का सबसे ज्यादा पैसा उधार दिया है, और इसने कहीं ना कहीं इंडिया में पैसा लगाया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाई इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होता क्या है। इंटरनेशनल, आप भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फाइनेंस से ही पता चल रहा है कि भाई ये पैसा या तो लेती होगी या देती होगी। तो अभी न्यूज में ये था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने अभी तक का इंडिया को सबसे ज्यादा अपना पैसा दिया है, और इसने इंडिया को लगभग $3 बिलियन जो है वो दिए हैं। और वो सब ये किस में देती है, प्रोजेक्ट में। इंडिया में 30 प्रोजेक्ट इसके पैसे से चल रहे हैं, और ये रिकॉर्ड है फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23। अब तक का इसने इंडिया को सबसे ज्यादा पैसा दिया है। अब बात आती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है क्या। ये क्या है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर है। और ये क्या करता है, जो देश डेवलपिंग स्टेज में उनको पैसा उधार देता है, किसके लिए, कि जिससे वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, वहां की गरीबी दूर हो, इसलिए ये पैसा देता है। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आते हैं, और कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप का कौन कौन से इंस्टीट्यूशन पार्ट हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका फाउंडेशन जो हुआ वो 1956 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है, क्योंकि ये टाइम यूएसए का सुपर पावर का दौर है, तो इसका हेडक्वार्टर यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, यहां पर इसका हेडक्वार्टर बना है। इसका पर्पस यही था, कैसे ये डेवलपिंग नेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उन्हें सपोर्ट कर सके। हमें रोड बनाना है, रेलवे बनाना है, पोर्ट बनाना है, या एरोप्लेन के लिए बनाना है, ये सारी चीजों के डेवलपमेंट के लिए ये हेल्प करती है। लेकिन किसकी, डेवलपिंग कंट्रियों की, डेवलप की नहीं। डेवलपिंग कंट्री का मतलब क्या है, ऐसी कंट्रियां जो टेक्नोलॉजी के मामले में, साथ में उनके पास रिसोर्स भी कम है, वो सारी कंट्रियां डेवलपिंग कंट्री में आती है। और ये पैसा कैसे जुटाती है, अपने मेंबर कंट्रियों से पैसा लेती है। लेकिन इसके मेनली जो फोकस होता है, वो ये पैसा देती है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, जैसे टाटा को दे दिया, अंबानी को दे दिया, और वो इंडिया में जो चीजें करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या फायदा हुआ, अगर हमें इतना पैसा उधार देती है तो इंडिया में मेक इन इंडिया के लिए, या हम बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाते हैं, चाहे भारतमाला प्रोजेक्ट हो, जिसमें हम लोग पूरे इंडिया को एक तरीके से लिंक करना चाहते हैं हाईवे से, या फिर सागरमाला प्रोजेक्ट हो, इनके लिए जो हमें प्रोजेक्ट डेवलप करने हैं, उसमें ये हमारी हेल्प करती है और रिसोर्स देती है, और साथ में इसका इंटरेस्ट भी कम होता है। तो ये इंडिया के लिए अच्छी चीज है कि हमें इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन इतना ट्रस्ट कर रही है इंडिया के ऊपर, और हमें इतना सारा पैसा भी दे रही है। तो इससे हम लोगों को फायदा होगा, और साथ में जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलेगा तो हमारे लोगों को नौकरी भी मिलेगी। साथ में कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नई भी खुल सकती है, कुछ स्टार्टअपों को भी फायदा हो सकता है, उनको भी पैसा उधार मिलेगा। तो ओवरऑल ये हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपसे जो प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ही जो फायदा देते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा कितना पैसा दे, नहीं, आपसे पूछा जाएगा ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है क्या। तो इंटरनेशनल नाम लगा है, इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड के लेवल पे काम करती है,
और फाइनेंस की बात है तो वर्ल्ड के लेवल पर पैसा देना इसका काम है। और जैसे ही कॉरपोरेशन लग जाए तो ज्यादातर डील करती है प्राइवेट सेक्टर के साथ। तो ये उन कंपनियों को एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करती है। और एक टर्म जो हमने लिखा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इस टर्म का मतलब होता है जो जो इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके काम करते हैं वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है। इसमें बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है, जैसे सबसे पहली एक इंस्टीट्यूशन है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आप लोग भी लिख लेना, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था जब सेकेंड वर्ल्ड वार चला था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूरोप में काफी ज्यादा तबाही मची, तो यूरोप वालों को पैसे की जरूरत थी और इसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। लेकिन अब यूरोप में पैसे की जरूरत है नहीं, तो ये हेल्प करती है डेवलपिंग कंट्री में, और ये भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है और इंडिया भी इसका मेंबर है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्या है, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये भी एक ऐसा ग्रुप है जो इंटरनेशनल लेवल पे डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इंडिया इसका भी मेंबर है। अगला जो आता है MIGA, ये लोग, आप लोग न्यूज में अगर देखते होंगे तो ये इंस्टीट्यूशन काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। इसका मतलब क्या है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये एजेंसी क्या करती है, गारंटी का मतलब है, मान लीजिए इंडिया वर्ल्ड बैंक से पैसे की डिमांड करे या किसी और कंट्री से डिमांड करे, लेकिन इंडिया के पास इतने पैसे नहीं है कि उनको चुका पाए अभी, तो ये MIGA, अगर इसको भरोसा है इंडिया के ऊपर, तो ये इंडिया की तरफ से गारंटी दे सकता है और बोल सकता है आप इंडिया को पैसा दे दीजिए, अगर आपका पैसा इंडिया नहीं चुकाता है तो हम लोग आपको इसका पैसा चुकाएंगे। इससे फायदा क्या होता है, इंडिया को पैसा उधार मिल गया और साथ में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी डिले नहीं हुआ। अगला एक और इंस्टीट्यूशन जो इसके साथ आता है, ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जो ये सबसे लास्ट वाला है, इसका मेंबर इंडिया नहीं है। इंडिया बोलता है कि इस ICSID में बहुत सारी चीजें अनफेयर हैं, हमारे लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारे यहाँ कोई भी केस हो। मान लीजिए कल को कोई इन्वेस्ट करता है इनमें से कोई ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन कुछ डिस्प्यूट हो जाता है इंडियन गवर्नमेंट के साथ या किसी प्राइवेट कंपनी के साथ, तो उस डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन कहाँ होगा, तो डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन इसमें होता है ICSID। लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि इंडिया बोलता है हम जो डिस्प्यूट है अपनी कोर्ट में सॉल्व करेंगे, हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए इंडिया इसका मेंबर नहीं बना। तो ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सब वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है। तो याद रखना, वर्ल्ड गेम ग्रुप में एक तो हमने देखा इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जिसने इंडिया को पैसा दिया, अब तक का सबसे ज्यादा पैसा दिया। साथ में इसके साथ कौन है, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको स्टार्ट किया यूरोप में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए। अगला है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, वर्ल्ड लेवल पर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है और बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को साथ लाता है। MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट एजेंसी, जो गारंटी देती है और हेल्प करती है,
और ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में ये हमारी हेल्प करती है। लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया इसका मेंबर क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया बोलता है कोई भी बायलैटरल इशू होता है इन्वेस्टमेंट को लेके तो उसका सॉल्यूशन इंडिया में होना चाहिए, ना कि बाहर। तो ये सारी चीजें इसमें, तो ICSID का मेंबर इंडिया नहीं है। और आपसे ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है या नहीं। और इन इंस्टीट्यूशन के अलावा और कोई भी दे दिया जाएगा, जैसे IMF इसका पार्ट नहीं है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीज याद रखना है, WTO भी इसका पार्ट नहीं, ये अलग से ग्रुप है। और ये सब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से ही कहीं ना कहीं डेवलप हुए, और इस पर जो ज्यादातर कंट्रोल है वो USA और उनके दोस्तों का जो कंट्रोल है वो आपको दिखाई देगा। तो अभी इंडिया की USA के साथ दोस्ती अच्छी है, तो हमें बेनिफिट भी काफी ज्यादा मिल रहा है। तो इन सारे इंस्टीट्यूशन से इंडिया को एक तरीके से बेनिफिट मिलता है। अगला एक रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट का नाम है सुसाइड इन इंडिया, भारत में आत्महत्या। तो भारत में आत्महत्या इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, इसके ऊपर यह है। और ये रिपोर्ट जो जारी की है वो किसने की है? एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है लैंसेट। ये काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा रिपोर्ट डालती है, और हमारी गवर्नमेंट इसकी रिपोर्ट को काफी ज्यादा स्टडी करती है। और लैंसेट रिपोर्ट का जो जिक्र है आपको हमारे बजट में भी मिलेगा, साथ में इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा। नीति आयोग जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूशन है वो भी एक तरीके से इसके काम को देखता है। तो इसने अपनी रिपोर्ट में कुछ बातें बताई कि इंडिया में सुसाइड जो रेट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इसने बोला पहले इंडिया में सुसाइड रेट क्या था? हर 1 लाख में से 14 लोग सुसाइड करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे इंडिया में ये जो रेशो है थोड़ा सा बढ़ गया है। अब लगभग 14 से ये रेशो पहुंच गया है 20 के आसपास। इसका मतलब हमारे देश में सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ी। इन एक क्वेश्चन आता है कि हमारी गवर्नमेंट सुसाइड मानती किसे है? तो हमारी गवर्नमेंट बोलती है सुसाइड का मतलब या आत्महत्या का मतलब जब इंटेंशनली या कोई जान पूछ के, जब कोई इंसान जान पूछकर अपने जीवन का अंत करना चाहता हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सुसाइड या आत्महत्या। कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने जीवन का अंत करे तो उसे इंडिया में सुसाइड कहा जाता है। और इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो इसके बहुत सारे कारण हैं क्यों वो आत्महत्या करना चाहता है। और इंडिया में जो सबसे ज्यादा कारण पाए जाते हैं इसमें कह सकते हैं हम, जैसे अप्राकृतिक मृत्यु। एक तो है कि आप नेचुरली आपकी एज हो गई, इसकी वजह से आप लोग मरे, अननेचुरल डेथ, एज कम थी और कोई यूथ ने ही सुसाइड कर लिया, ये एक रीजन हो सकता है। साथ में जो इंटेंट है या मरने की जो बात है वो उस व्यक्ति में होनी चाहिए कि वो खुद ही चाहता है कि भाई अब मुझे जीना नहीं है और अब मैंने जो जीना था जी लिया। हो सकता है इसके पीछे वो कोई सुसाइड नोट लिख के गया हो, या हो सकता है नहीं लिख के गया हो, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। और ये सारी जो सुसाइड की बातें हैं ये तो वो है जो हमें रिपोर्ट में दिखाई देती है, लेकिन बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे भी हैं जिनकी सुसाइड की खबर रिपोर्ट में नहीं आती। और ये हमारे सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज भी है कि कैसे हम अपने देश को वर्ल्ड की आत्महत्या या सुसाइड कैपिटल बनने से रोकें। क्योंकि ये जो लोग सुसाइड करते हैं ये कहीं ना कहीं देश के सिटीजन हैं और साथ में हमारा ह्यूमन रिसोर्स है। तो इन ह्यूमन रिसोर्स को बचाना
मेक इन इंडिया के लिए और साथ में इंडिया को सुपर पावर बनाने के लिए जरूरी है। तो इसके लिए हमें बहुत सारी कोशिश करने की जरूरत है। तो इनके कारण क्या क्या हो सकते हैं कि भाई क्यों सुसाइड करते हैं? तो कारण में बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, परिवार में कोई समस्या आ गई, और ये समस्या हो सकता है फाइनेंशियल हो सकता है सोशल लेवल पे हो कि किसी ने बेइज्जती कर दी। ये सारी चीजें एक तरीके से जुड़ी हो सकती हैं। अगला क्या हो सकता है, किसी को हेल्थ की प्रॉब्लम हो, कि उनको ऐसा डिसीज हो गया कि जिसको ठीक करने के लिए बहुत पैसा लगता है, रेयर डिजीज हो गया, या किसी को कैंसर हो गया और अब फैमिली के पास इतने पैसे नहीं है कि उसको कैंसर ठीक कराए, तो उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया। एक और बड़ा रीजन जो उभर के आया खासकर युवाओं में या यूथ में, वो है अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी, कि उनके पास पैसा ना होने की वजह से या बेरोजगारी होने की वजह से भी वो लोग सुसाइड करते हैं। तो ये इंडिया में कुछ कॉमन रीजन मिले हैं जिनकी वजह से हमारे देश में बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं। तो अगली बात आती है कि सरकार ने इसके लिए क्या कोई सॉल्यूशन किया है, कोई समाधान है या नहीं? तो सरकार ने इसके लिए कई प्रोविजन किए हैं। पहला, एजुकेशन के लेवल पर मनोदर्पण एक ऐप लॉन्च किया है, मनोदर्पण। इसमें क्या है, कोई भी यूथ इस नंबर पर कॉल कर सकता है या मैसेज कर सकता है, और अगर उसके मन में कोई परेशानी है या सुसाइड की बात चल रही है तो वो बातचीत कर सकता है। ये हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री की एक पहल है, यूथ के साथ ये प्रॉब्लम ना हो। साथ में हमारे देश में एक पॉलिसी भी है, नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति। और इस नीति के थ्रू हम लोगों ने प्लान बनाया है कि हम लोग 2030 तक 10% गिरावट लाएंगे, किसमें, सुसाइड रेट में। जो अभी 20 के आसपास दिख रहा है, 10% कम लाएंगे, मतलब 18-17 के आसपास हम लोग करने की कोशिश करेंगे, और धीरे 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 इन लोगों को बाहर निकालेंगे। और साथ में ऐसे लोगों को पहले से ही फाइंड आउट किया जाएगा कि किस किस के जीवन में ऐसी दिक्कत है, तो उन्हें मनोचिकित्सक के पास, या जो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग जो माइंड को रीड करते हैं, साइकोलॉजिस्ट जिन्हें कहते हैं, उनके पास भेजा जाएगा। क्योंकि ज्यादातर सुसाइड रेट में क्या होता है, अगर उनसे सही से बात करने वाला मिल जाए और वो अपनी बात सारी उनसे कह सकें, या वो रोल है या जो भी उनके अंदर चल रहा है उस बात को किसी को बोल दें, तो कहीं ना कहीं उन्हें सुसाइड करने से रोका जा सकता है। और खासकर युवाओं के मामले में ऐसा बहुत ज्यादा होता है। तो युवाओं को ऐसे बातचीत करके कहीं ना कहीं हम सुसाइड को रोक सकते हैं, और वो आगे जाके हमारे देश के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट भी दे सकता है। साथ में पहले एक प्रोविजन हुआ था आईपीसी में, सेक्शन 115, और इस सेक्शन के थ्रू क्या था कि अगर कोई भी सुसाइड किया और वो बच गया, तो उसके ऊपर केस चलता था अपराधी का, कि तुमने अपराध किया है। आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राइट टू लाइफ है, जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन मृत्यु का अधिकार नहीं, राइट टू डाई नहीं है। इसलिए आपके ऊपर केस चलेगा। लेकिन बहुत सारे एनजीओ इस पर क्वेश्चन उठाते थे, बोले एक तो ये पहले से ही वो इंसान परेशान था, उसने अपने आप को मारने की कोशिश की, ऊपर से आपको पता चला तो आपने उसे जेल में डाल दिया। तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो मेंटल लेवल पे है, तो आप लोगों ने उसकी मेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, उल्टा उसको जेल में डाल के और ज्यादा परेशानी में डाल दिया। तो इससे अच्छा है कि आप उसे अपराधी ना मानकर ये मानो कि वो बीमार है, किससे, मानसिक रूप से, मेंटली वो अभी बीमार है, और उस मेंटली बीमारी के लिए उसका इलाज करना जरूरी है। इसीलिए सरकार ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में बनाया, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। इसके थ्रू सरकार ने इस सेक्शन को हटा दिया और बोला अब जो भी सुसाइड करेगा और उसके बाद वो बचेगा, तो उसे हम लोग अपराधी नहीं मानेंगे, क्रिमिनल नहीं मानेंगे, और उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा। और ये अच्छा भी है।
और सरकार ने ऐसे बहुत सारे प्रोविजन किए हैं, हेल्पलाइन चलाई है कि जिसमें वो एक तरीके से बातचीत कर सके या एक दूसरे से जुड़ सके। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी कई कदम उठाए, क्योंकि बहुत सारे इंडिया में जो लोग जेलों में बंद रहते हैं, जो कैदी हैं, वो भी बहुत ज्यादा सुसाइड करने लगे हैं। धीरे धीरे कैदियों का जो सुसाइड रेट है वो बढ़ गया है। और उसका रीजन क्या है? एक तो सोशल प्रेशर, जब कोई जेल में जाता है तो उसकी सोसाइटी में इज्जत नहीं बचती। एक तो रीजन ये होता है। मान लीजिए कोई 5 साल के लिए जेल गया, लेकिन हो सकता है गलती से उससे कोई गलती हो गई और उसने जेल भी काट ली, लेकिन जैसे ही वो बाहर आएगा तो उसका समाज, आसपास के लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो उसे लगता है कि अब जीवन जी के फायदा ही क्या, जब कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, इससे बढ़िया मैं अपने जीवन का ही एंड कर देता हूँ। तो ये सारी चीजें ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया जिनका नाम था अमिताव राव। अमिताभ राव की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया और राव जी को एक काम दिया गया कि आप देखो कि ये लोग इतने सुसाइड क्यों कर रहे हैं। तब उन्होंने बहुत सारे रीजन पाए। बोले पहला रीजन तो ये है कि भाई इन लोगों को समाज में रेस्पेक्ट नहीं मिलती, सोशल रेस्पेक्ट, सामाजिक सम्मान, वापस से इज्जत की जिंदगी नहीं जी सकते, इनके ऊपर एक धब्बा लग जाता है। दूसरा रीजन ये है कि उनके बाद या तो यहाँ उन्हें कोई फ्यूचर नहीं दिखाई देता या कोई रोजगार नहीं देता, ये भी सारी। और साथ में वो लोग अपने परिवार से भी कट जाते हैं, तो परिवार से अकेलापन होना भी एक रीजन हो सकता है कि वो लोग सुसाइड क्यों करते हैं। तो ये हमारे देश के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जिन लोगों का जन्म हो चुका है या जो लोग भारत के सिटीजन हैं, वो लोग अपने उसमें ही अपने जीवन को एंड कर रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है हम लोग एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाएं, साथ में ही लोगों को बार बार बताएं कि आपका जीवन बहुत बड़ी चीज है, अगर छोटी चीज फेल हुई तो उससे कुछ नहीं हो सकता। आप लोग अगर आगे बढ़ना चाहो तो जीवन में बहुत कुछ पा सकते हो। और ऐसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी करते हैं परीक्षा पर चर्चा, आप लोगों ने सुना होगा। ऐसे इवेंट परीक्षा पर चर्चा ये क्या करते हैं, जो बच्चे 10th और 12th में हैं, उन्हें एग्जाम से पहले कुछ चीजें बताई जाती है या उनके माइंड को थोड़ा सा स्ट्रोंग किया जाता है परीक्षा पर चर्चा करके। तो ऐसे इवेंट हमें क्षेत्रीय स्तर पर, साथ में कैदियों के लिए जेलों में, जरूरी नहीं कि हर जगह प्रधानमंत्री जाए, कोई भी नेता जा सकता है, कोई भी सेलिब्रिटी जा सकता है, या कोई अच्छा स्पीकर वो भी जा सकता है जो उन्हें थोड़ा मोटिवेशन दे सके या जीवन जीने के लिए उनके अंदर इच्छा बनाया जा सके। तो ये सारी चीजें एक तरीके से हो सकती है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकते हैं? पहला तो यही पूछा जा सकता है कि भाई सुसाइड का मतलब क्या है। तो इंटेंशनली जो अपने जीवन का अंत करना चाहता है वो सुसाइड हो सकता है, जिसमें अननेचुरल डेथ एक तरीके से होती है। तो ये हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक देगा और आपका ये हेल्प करेगा ऐसे में भी, और साथ में प्री में भी हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंडिया क्या कैपिटल है सुसाइड का, तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी। और साथ में ये जो अमिताभ राव जी की जो कमेटी है, जो प्रिजन या कैदी जो रहते हैं उनके लिए बनाई गई है, इसके बारे में पूछा जाएगा कि ये कमेटी किसके लिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। आरबीआई ने कुछ गाइडलाइन निकाली है। आरबीआई नहीं, सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी ने कुछ गाइडलाइंस निकाली है सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। सोशल जैसे ही लग गया, इसका मतलब ये सोसाइटी के लिए कुछ करने वाला है। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज, सेबी ने इसको निकाला था और इसका मेन पर्पस था ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनको पैसे की जरूरत है, और ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। इनका जो गोल है सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए, एजुकेशन में पैसा लगाना, कोई स्कूल बनवा दिया या कोई हॉस्पिटल बनवा दिया, हेल्थ, या फिर अदर कोई वेलफेयर एक्टिविटी लोगों के लिए कर रहे। लेकिन इन लोगों को भी तो पैसा चाहिए ना। तो ये लोग पैसा कहां से लाएंगे? जरूरी थोड़ी ना है कि इन्हें हर बार डोनेशन मिल जाए, हर बार कोई दान में पैसा दे दे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो इसलिए सरकार कोशिश करती है
या हमारी सेबी ने कोशिश की है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में और कंपनियां रजिस्टर होती हैं, ऐसे ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज भी रजिस्टर होगी। और जो लोग सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई बिजनेसमैन हो सकता है या कोई और आदमी हो सकता है, वो इनके जो शेयर हैं वो खरीद सकते हैं और इनके शेयर खरीद के कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट में, या कुछ गरीब लोगों के जीवन को और अच्छा करने के लिए। तो इसके लिए सेबी ने ये सारी चीजें की। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई इनको पैसा बड़ी आसानी से मिलता नहीं, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन, जरूरी नहीं है कि इनको पैसा दे दें, क्योंकि इन पे ऊपर कई बार आरोप भी लगते हैं कि ये लोग अपने पैसे का मिसयूज करते हैं या ऐसे ही पैसे खा जाते हैं। तो इनकी हेल्प करने के लिए सेबी ने पूरी गाइडलाइंस बनाई और बोला कि भाई इन लोगों को और हम लोग रेटिंग देंगे कि भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक तरीके से एनजीओ की तरह के आप मान सकते हो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसने कितना अच्छा काम किया है। जो सबसे अच्छा काम करेगी उसको हम 5 स्टार रेटिंग देंगे, और 5 स्टार रेटिंग का मतलब आप लोग इस पर ट्रस्ट कर सकते हो और इनको अपना पैसा दे सकते हो। और अगर आप इनको पैसा दोगे तो आपका पैसा लोगों तक पहुंचेगा और आप लोगों को भी सुकून मिलेगा। इसके लिए सेबी ने इस तरीके से किया। और सेबी बहुत बार न्यूज में होता है, तो हमें इसके बारे में भी जानना जरूरी है कि सेबी है क्या। जैसे हमारे पैसे के लेन देन में करेंसी छापने के मामले में आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है, ऐसे ही इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज का जो हेड है वो है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका पूरा नाम है। इसकी जरूरत कब पड़ी? इसे इंडिया में बनाया गया 1988 में, लेकिन शुरू में इसे एक्ट के थ्रू नहीं बनाया गया, बस ऐसे ही बना दिया गया। हमें लगा कि हमें जरूरत है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पास खुद का पैसा नहीं है और वो स्टॉक मार्केट से पैसा उठाना चाहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस नहीं करना चाहते लेकिन बिजनेस से प्रॉफिट जरूर कमाना चाहते हैं। तो इन दोनों को, एक तो है जो शेयर खरीदना चाहता है, ये हो सकते हैं बहुत सारे कस्टमर हो, कोई पैसे वाला हो, और इस शेयर को खरीद के वो इस पर इंटरेस्ट चाहता है, डिविडेंड चाहता है। और दूसरे बिजनेसमैन हैं जिनको पैसा चाहिए। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर कंपनियां रजिस्टर होती हैं और बहुत सारे इंडिविजुअल सिटीजन या कोई इंस्टीट्यूशन किसी कंपनी के शेयर खरीद सकती है। फायदा क्या होगा? मान लीजिए आपने टाटा के शेयर ले लिए, तो टाटा को पैसा मिला इन्वेस्ट करने के लिए, टाटा ने अपना नया प्लांट बना दिया या दूसरे उसी प्लांट में इन्वेस्ट किया, तो टाटा को जो प्रॉफिट है 10% हुआ। तो आपने अगर 1000 रुपए लगाए तो इसका 10% और एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। तो 10% मिलेगा मतलब आपको 1100 रुपए मिलेगा। ऐसे ही आप सोचो, अगर ये करोड़ों में या लाखों में बात है तो आपका भी प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा। और आपने कोई कंपनी नहीं बनाई, सारा काम टाटा कर रही है, आपको बस घर बैठे पैसा मिलेगा। लेकिन ये सोचना कि भाई किस कंपनी में पैसा लगाना है किसमें नहीं, ये आपके राइट है, आपको कोई बोल नहीं सकता। और साथ में सेबी बोलती है कि भाई इसमें पैसा लगाना रिस्क भी होता है, तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखना। तो जैसे भी आपको लगाना है उस हिसाब से, अपने हिसाब से लगाना। फिर बाद में 4 साल बाद हमारे पार्लियामेंट में एक एक्ट आया, और सेबी एक्ट 1992, 1992। ये वही दौर है जब 90s में इंडिया में एलपीजी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी खुली, तो हमें ऐसे इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ी जो रेगुलेट कर सके और साथ में इनको ऑटोनॉमी दी गई, स्वतंत्रता दी गई, जिससे इंडिया में बिजनेस अच्छे से डेवलप हो सके। तो 1992 में ये एक्ट से बन गई, और जो ऑर्गेनाइजेशन एक्ट से बनती है उनको कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कानून के द्वारा निर्मित जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं। दूसरा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी है, उनके लिए पार्लियामेंट को कोई एक्ट नहीं लाना पड़ा, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो इसी में दी हुई है। तो यह क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिनके लिए ना तो एक्ट है, ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है,
बस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उनको बना दिया गया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, सरकार ने एक ऐसे ही बोला कि भाई चलो इसको बना लेते हैं, सरकार ने बना दिया। जैसे हमारा नीति आयोग, नीति आयोग ना कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ना स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के थ्रू बनी है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है? जो कॉन्स्टिट्यूशन से बनती है, दूसरी पावर जो एक्ट से बनती है, और सबसे लास्ट में जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनती है, क्योंकि इसके पास कोई लीगल बेस नहीं है। तो ऐसे एक तरीके से इंस्टीट्यूशन को डिवाइड किया जाता है। तो ये हमारे हमने देखा कि भाई कैसे, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है सेबी का? सेबी का हेडक्वार्टर वहीं पे है जहां पे हमारी आरबीआई का, और इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल भी है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। तो सेबी बहुत ज्यादा न्यूज में होती है, तो इसी के थ्रू सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सोशल स्टेट एक्सचेंज होता क्या है, और ये कैसे पैसा जुटाती है, और इसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में भी। और साथ में अगला आपको पता होना चाहिए कि भाई सेबी क्या है, सेबी किसके अंडर है, कैसे रूल करती है, क्या क्या इसका काम होता है। तो इसका काम यही है, कंपनी और साथ में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो उनको एक प्लेटफॉर्म देना, ये इसका मेन काम है, और उनको प्लेटफॉर्म देके एक दूसरे की हेल्प करती है। अगला जो एक नेशनल इंस्टीट्यूशन नीति आयोग, जिसके बारे में अभी हम देख ही रहे थे, नीति आयोग जिसका डेवलपमेंट हुआ 1 जनवरी 2015 को। हमारे देश में पहले एक इंस्टीट्यूशन बनता था जिसका नाम था प्लानिंग आयोग, या आप कह सकते हो योजना आयोग। उसको हम लोगों ने, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने बनवाया, नेहरू जी ने। तो इंडिया में पहले योजना आयोग हुआ करता था, या जिसे आप कह सकते हो प्लानिंग कमीशन, ये हुआ करता। प्लानिंग नाम से ही पता चल रहा है, इसका काम है हम अपने रिसोर्स को कैसे यूज करें। जैसे हम घर में प्लानिंग करते हैं, ऐसे ही देश के रिसोर्स को यूज करने के लिए भी हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो ये बॉडी बनी 1951 में, और इसके जो हेड हुआ करते थे वो थे हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। और वही एक तरीके से रेगुलेट किया करते थे, साथ में बहुत सारे अदर मंत्रियों को लेकर और कुछ एक्सपर्ट लोगों को लेकर इसकी एक काउंसिल भी बनाई गई थी। और ये काउंसिल डिस्कशन करती थी कि भाई हमारा आगे पैसे इतने 5 साल में कहाँ पे लगाने। लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने बोला अब आज के समय के हिसाब से हमें प्लानिंग कमीशन की नहीं, नीति आयोग की जरूरत है। तो किसी ने पूछा भाई नीति आयोग में ऐसा क्या करोगे आप? तो बोले अब हमें रिफॉर्म की जरूरत है। और नीति आयोग का मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मोदी गवर्नमेंट ने बोला कि अब हमें न्यू इंडिया के लिए नए इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। सिर्फ हम बातचीत नहीं कर सकते, ये हमें सजेशन भी दे। और नीति आयोग को एज अ थिंक टैंक बनाया गया कि तुम्हारा काम है कि तुम ये ना बताओ कि किसको कितना पैसा देना है, नहीं, उसके लिए फाइनेंस कमीशन है। तुम्हें बस ये बताना है कि हमें आगे आने वाले फ्यूचर में कैसी योजना बनानी है। और आप लोग सिर्फ 5 साल का विजन नहीं बनाओगे, अब बनाओगे 15 साल का। 15 साल बाद इंडिया कहां पे होगा, इसका विजन तुम्हें बनाना है। तो नीति आयोग बार बार अपनी रिपोर्ट रिलीज करता रहता है। जैसे इसने इंडिया @75 रिपोर्ट लॉन्च, कि जब हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे तब हम उससे 15 साल बाद कहां पहुंचेंगे, हमारी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। और ये बहुत सारी इंडेक्स भी निकालता है, और उन इंडेक्स में हमारे देश के अलग अलग स्टेट की हेल्थ कंडीशन बताता है कि भाई किस स्टेट में हेल्थ कंडीशन कैसी है। साथ में एजुकेशन से रिलेटेड रिपोर्ट डालता है। साथ में इसका काम है कि कैसे सरकारें काम कर रही हैं उस पर भी ध्यान रखना। और इसके हेड कौन है? इसके भी हेड हमारे पीएम ही हैं। और साथ में एक वैसे हेड होता है, एक एक्सपर्ट पर्सन को इस नीति आयोग पे
हेड के पद पे बैठा दिया जाता है, लेकिन सारे डिसीजन पीएम के कहने से होते हैं। साथ में कुछ मंत्रियों को इसमें इंक्लूड किया है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, साथ में हमारा होम मिनिस्टर है, और साथ में इसकी काउंसिल में बहुत सारे जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर हैं और बहुत सारे स्टेट के जो मेंबर हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। कई बार सीएम को भी बुलाया जाता है और पीएम उसको हेड करते हैं, और सीएम साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं कि भैया बताओ अगले 15 साल में हमें किस चीज पर फोकस करना चाहिए। तो ये सारी बातें कौन बताता है हमें? नीति आयोग। और जैसा मैंने पहले बताया, ये ना तो एक्ट के थ्रू बनी हुई कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना इसके पास कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव के थ्रू बनी हुई है। तो आपसे कई बार पूछा जाएगा कि भाई नीति आयोग कैसे बनाया हुआ है, क्या कोई एक्ट है? बिल्कुल नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है? वो भी नहीं है। एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कार्यपालिका के द्वारा बनाई गई है, इसलिए इसके पास वैसे पावर कम है। लेकिन क्योंकि पीएम इसके हेड है, तो इसलिए इसके पास इनडायरेक्टली पावर आ जाती है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? क्योंकि हमारे पीएम दिल्ली में ही रहते हैं, तो इसका हेड क्वार्टर भी न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर। 1 जनवरी 2015 से हम लोगों ने योजना आयोग का एंड कर दिया, और हम लोगों ने नीति आयोग, योजना आयोग 5 साल में स्कीम बनाती थी, लेकिन नीति आयोग 15 साल, फिर उसको ब्रेक डाउन कर देती है 7 साल, फिर 5 साल, ऐसे सही तरीके से एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में चलाती है। और इसका मेन पर्पज ये है न्यू इंडिया के विजन को आगे लेके जाना। तो न्यू इंडिया के लिए हमें क्या क्या जरूरत है, उस सारे विजन को ये आगे लेके जाती है। तो ये हमने देखा नीति आयोग के बारे में। और ये इंस्टीट्यूशन पहला हमने सेबी देखा, और नीति आयोग काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, तो इनके बारे में थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। पानी की समस्या इन्होंने बताई है कि उनके सामने पानी की समस्या काफी ज्यादा होती है। 1 क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। 1 क्वार्टर ग्लोबल फेस वाटर स्ट्रेस, जल की कमी या जल से तनाव, कितने पर? 25% विश्व के ऊपर। और उससे भी बड़ी बात यह, इसने इंडिया का भी जिक्र किया है, और बोला है इंडिया भी इन कंट्रियों में आता है, उन 25 देशों में आता है जहां पर ये जल की समस्या ज्यादा है। और इसे रिलीज किसने किया? इसे रिलीज किया एक इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसका काम क्या है कि वर्ल्ड के लेवल पर जो नेचुरल रिसोर्स है उनको देख रेख करना, और साथ में बताना कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम एक तरीके से हो रही है। और इसने बहुत सारी कैटेगरी बना रखी है कि किस देश को हम कहेंगे कि ज्यादा स्ट्रेस वाला है, किसको कहेंगे कि कम स्ट्रेस वाला है, वो भी इसने बताया है। तो ये बोलती है एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस का मतलब है कि जो देश अपने यहां 80% से ज्यादा अवेलेबल वाटर का यूज करता है। मान लीजिए हमारे देश में 100 लीटर पानी है, और 100 लीटर में से 80 लीटर पानी को हम लोग यूज कर लेते हैं, तो इसका मतलब हम लोग एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस वाली कंडीशन में। तो जितनी भी हमारे पास सप्लाई है उसका हम इतना यूज कर लेते हैं, इसलिए हम एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस वाली कंट्री में। दूसरा जो इन्होंने बताया, हाई वाटर स्ट्रेस, दूसरी कैटेगरी हाई वाटर स्ट्रेस, ये वे हैं जो 40% से ज्यादा अपने वाटर सप्लाई का यूज करते हैं।
ये वो वाली कंट्री है। और सबसे लास्ट में लीस्ट स्ट्रेस वाली, मतलब जिनका 40% से कम, जिनका 40% से भी कम जो है वाटर यूज होता है, जो अवेलेबल सप्लाई है उनकी, नदियों में हो, तालाब में हो, नहर में हो, कहीं भी पानी हो, तो देश का इतना पानी एक तरीके से यूज। फिर इनसे पूछा गया कि भाई इसके रीजन क्या है, क्या कारण है कि वर्ल्ड में इतना ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो वो बोले देखो, एक सबसे बड़ा जो कारण है, धीरे धीरे डिमांड ज्यादा होने लगी है। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे उस रिसोर्स की डिमांड भी ज्यादा होती है। जैसे शहरों में बड़े बड़े उद्योग लगते हैं, बड़े बड़ी सोसाइटी बनती है, तो वहां पर पानी की खपत भी ज्यादा है, और साथ में शहरों में लोग भी ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहली बात, डिमांड बढ़ गई है किसकी, वाटर की, और सप्लाई इतनी बड़ी नहीं है। तो डिमांड और सप्लाई के बीच गैप रहने की वजह से ये स्ट्रेस की समस्या हो रही है। अगला क्या है, हम लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पर। हम लोगों ने सही से जो रेन के थ्रू पानी आता है उसको स्टोर नहीं किया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं की, भौम जल जो अंदर जल होता है उसको भी रिचार्ज नहीं किया। तो हम लोगों ने बहुत कम पैसा इन्वेस्ट किया है, इस वजह से भी हमें लॉस हुआ है। तो वाटर पर हम लोगों ने कम पैसा इन्वेस्ट किया है, इस वजह से। दूसरा, जो हमारे शहर हैं वे अनसस्टेनेबल हैं। अनसस्टेनेबल का मतलब लॉन्ग टाइम तक चल नहीं सकते, और वहां पर कई बार ऐसा होता है बहुत सारा पानी वेस्ट कर दिया जाता है। कैसे, बर्तन धोया पानी गया, या किसी की नल है वो खुला हुआ है बस चल रहा है, पाइप टूट गई तो टूट गई, उसको कोई देखने वाला नहीं। और साथ में प्राइस भी बहुत कम लेते हैं वाटर सप्लाई का, इस वजह से लोग उस चीज पर ध्यान भी नहीं देते। तो शहरों में सबसे ज्यादा वाटर का मिसयूज होता है, और साथ में वाटर पॉल्यूशन। हम लोग आसपास जो नदी, तालाब या नहर थी वहां पर अपना कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। तो जो वाटर वहां से जा भी रहा होता है वो पॉल्यूटेड हो जाता है, उसमें प्रदूषण हो जाता है, और उसके बाद ना तो वो किसी जानवर के पीने के लिए, ना उसे आप खेत में यूज कर सकते, और ना ही अपने लिए यूज में ला सकते। और एक और रीजन, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर का पैटर्न भी चेंज हो रहा है। जहां पर बारिश होती थी पहले ज्यादा, वहां कम हो गई, जहां पर कम होती थी वहां ज्यादा हो गई, और कब बारिश होगी कब नहीं होगी ये भी नहीं पता। ये कुछ बड़े रीजन है जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। और साथ में हम लोगों ने एग्रीकल्चर में भी रिफॉर्म नहीं लाया। अभी भी हमारी एग्रीकल्चर ऐसी होती है जिसमें पानी की जरूरत बहुत ज्यादा है। और इंडिया के बारे में तो बोला भी जाता है कि इंडिया हर 1 केजी राइस के लिए लगभग 4 से 5 लीटर पानी को एक्सपोर्ट कर देता है। तो मतलब हम सिर्फ चावल एक्सपोर्ट नहीं करते, साथ में अपना पानी भी दे देते हैं, और उसका कीमत हमें कहीं ना कहीं चुकाना होता है। तो हम लोग ऐसे फसल पैटर्न का यूज करते हैं जिसमें पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए भी कहीं ना कहीं हमारे देश में प्रॉब्लम होती है, और पूरी दुनिया में प्रॉब्लम होती है। तो फिर इनसे पूछा गया कि भाई अब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो बोले भाई इसके लिए सबसे पहली बात, सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सबसे पहले सारे देशों को एक साथ आना पड़ेगा, और इनको ध्यान देना होगा वाटर गवर्नेंस पर। मतलब पानी के मुद्दे को थोड़ा सा सीरियस लेना पड़ेगा। साथ में ही इन लोगों को ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जिसमें वेटलैंड, वेटलैंड मतलब दलदली भूमि जहां पर पानी स्टोर हो सकता है, साथ में फॉरेस्ट, जंगल जैसे मैंग्रोव, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं पानी को बचाने के लिए। साथ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इस तकनीक का यूज करना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जो पानी बरसात का होता है उसे अपनी छत पर हम लोग स्टोर करके नीचे अंडरग्राउंड वाटर में भेज देते हैं, या आप लोग टैंक बना सकते हो। तमिलनाडु इंडिया का एक एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें सब घर के लिए कंपलसरी है, घर बनेगा तो साथ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी बनेगी, जिससे आपके टैंक में पानी रहे।
साथ में हमें एग्रीकल्चर के लेवल पर रिफॉर्म करने की जरूरत है, और एग्रीकल्चर में अब फ्लड इरिगेशन नहीं, ड्रिप इरिगेशन, बूंद बूंद सिंचाई, इसको अपनाने की जरूरत है। और साथ में हमारा क्रॉप पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि जिसमें कम से कम पानी का यूज हो। तो ऐसी क्रॉपों की तरफ हमें बढ़ना चाहिए जो वाटर एफिशिएंट हो, मतलब उसमें ज्यादा पानी यूज ना करना पड़े। और साथ में हमें नेचुरल तरीके से क्रॉप पैटर्न अपनाना चाहिए। ये नहीं जहाँ पे पानी की कमी है वहीं पर हम लोग राइस उगा रहे हैं। जहाँ पर बाढ़ आती है वहां पे राइस उगाओ, जहाँ पे सूखा पड़ता है वहां पे राइस मत उगाओ, और कोई फसल उगाओ जिसको पानी की जरूरत बहुत कम हो। तो वहां पे गेहूं उगा सकते हो, सरसों उगा सकते हो, ये सारे काम आप लोग कर सकते हो। तो इस क्रॉप पैटर्न को भी कहीं ना कहीं हमें चेंज करना। लेकिन इंडिया ने इस मामले में बहुत सारे काम किए। इंडिया इस मामले में पीछे नहीं है। इंडिया इस चीज को जानता है, और आपने सुना भी होगा थर्ड वर्ल्ड वॉर किस पे होगा, वाटर। इंडिया इस चीज को जानता है, इसलिए इंडिया ने बहुत सारे रिफॉर्म लिए हैं, बहुत सारे स्टेप हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं इस चीज को सॉल्व करने के लिए। जैसे नेशनल वाटर मिशन, नेशनल वाटर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, ये सरकार ने चलाया है। और इस मिशन के थ्रू बहुत सारी स्कीम भी हमारी जुड़ी हुई हैं, जैसे जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जल का मेन पर्पस क्या है, जल हमें कैसे जीवन दे सकता है, कैसे हम लोग जल को बचा सकते हैं। साथ में अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना, भू मतलब अंदर का जो जल है, ये अटल भूजल योजना ग्राउंड वाटर के रिचार्ज करने के लिए, और साथ में लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए कैसे हम लोग सही से अंडरग्राउंड वाटर का यूज कर सकते हैं। साथ में खेती के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना, कृषि सिंचाई योजना, और जिसका एक पार्ट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब हम लोग धीरे धीरे अब बूंद बूंद सिंचाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या फुव्वारे वाली सिंचाई। और ऐसे बहुत सारे काम इंडिया ने किए, हरियाणा में, पंजाब में, वहां पे आपको दिखेगा ये पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और इसराइल की हम लोग हेल्प ले रहे हैं, जिससे कि हमें क्रॉप के लिए ज्यादा पानी की जरूरत ना पड़े। साथ में सरकार ने जल शक्ति अभियान, ये भी अभियान चलाया, मानसून के टाइम चला था जल शक्ति अभियान। और इस अभियान में क्या किया था, सरकार ने बोला था कैच द रेन, हमें बारिश के पानी को कैच करना है, और जितना पानी हम मानसून का बचा सकते हैं उतना पानी हमें बचाना चाहिए। साथ में सरकार का जो एक मनरेगा है, उस मनरेगा में सरकार ने 10,000 से ज्यादा देश के अंदर तालाब खुदवाने की बात की है, कि मनरेगा के काम में 10,000 से ज्यादा तालाब खोदेंगे, और उन तालाब में जो मानसून का पानी है उसको भी हम स्टोर करेंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने काफी स्टेप उठाए, लेकिन साथ में लोगों को भी साथ देने की जरूरत है, और इस कैंपेन को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि पानी रहेगा तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, और इकोनॉमी बढ़ेगी तो सबको फायदा होगा। लेकिन पानी नहीं रहेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, वरना दिक्कत इतनी बढ़ जाएगी, जैसे साउथ अफ्रीका के एक शहर में डे जीरो मनाया गया, केप टाउन। केप टाउन एक शहर है जहां पर डे जीरो मनाया गया। वहां पे क्या हुआ कि पानी खत्म हो गया पूरे शहर में, तो लोग पलायन करने लगे। तो ऐसा इंडिया में ना हो, इसके लिए जरूरी है कि हम इस रिपोर्ट को बड़े ध्यान से लें, और अपने लोगों को भी समझाएं, और साथ में सरकार मिलके जंगल बचाने पे, साथ में ऐसी गवर्नेंस बनाई जाए कि जल जीवन मिशन को आगे बढ़ाया जाए, और लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प हो जाए। तो ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो कहीं ना कहीं इसके थ्रू हम